हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 कहना है तो कहा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, उसके सिर्फ साइन चेंज होते हैं अगर डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains equal in magnitude but opposite in sign if any two rows or columns of the determinant are interchanged. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिर अगर मैं ऐसे ले लूँ 1 2 3 4 कुछ भी, यहाँ मैंने लिख दिया 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट जो सेकेंड ऑर्डर का मैंने लिया उसकी वैल्यू आ गई -2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इसी डिटर्मिनेंट को लिखते हैं और देखते हैं कि अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूँ, फर्स्ट रो और सेकेंड रो से कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकते यहाँ पर कि R1 को C1 बना दिया, ऐसा नहीं, तब टोटल ही इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर R1 के बदले में R1 की जगह पर R2 को लिख दे और R2 की जगह पर R1 लिख दे, या कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं इसको करके, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 4 1 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 मीन्स 6 माइनस 4, यह दे दिया +2। अब ऊपर क्या है, पहले वाले यहाँ डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या है, उसमें -2 है, यहाँ वाले डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब अपोजिट साइन वही लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। तो यदि ऐसा करते हैं कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो करना क्या है, मुझे -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार इंटरचेंज करते हैं एक बार -1 लगाएंगे, दो बार इंटरचेंज करते हैं दो बार माइनस, जितनी बार इंटरचेंज करते रहेंगे -1 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पर हो गया -6 यानी कि -6 -4 यानी -2 आ गया, तो सेम वैल्यू। तो अगर इंटरचेंज करना है तो मुझे क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करते जाना है, जितनी बार इंटरचेंज होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। चलिए आगे, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains equal if each element of any one row, any one या any row भी कह सकते हैं, any one row और column be added to or subtracted from other row और कॉलम। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगा यदि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाए या उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर लेने से छोटा होता है, थर्ड ऑर्डर लेंगे बड़ा होगा, तो सभी में सेम चलेगा। तो जैसे 2 4 5 6 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हो गया, अगर इसे एक्सपेंड किया जाए तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 12 माइनस 20 मीन्स -8।
फिर इसी डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, लेकिन करना क्या है कि मैं लिख देता हूँ R1 गोज टू R1 प्लस R2। फिलहाल सिर्फ यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करने से, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं उसके लिए यह सोचना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब जीरो आने का चांस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होने लगे या कुछ कॉमन हो रहा है, तो उसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल सिर्फ यह समझाने के लिए कि इसकी वैल्यू ऐड करने पर सेम आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ऐड करते हैं। तो R1 गोज टू R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड करके लिख दिया तो 2 + 5 7, और यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ फिर 5 और 6 है। अब इसे अगर एक्सपेंड करते हैं तो 7 × 6 माइनस 5 × 10, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हो गया 42 माइनस 50 वंस अगेन माइनस 8। तो ऐसे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में दूसरे रो, या ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को भी ऐड कर सकते हैं, या ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी उलट पुलट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात हो गई इस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम of the determinant be zero, then value of the determinant will be zero. फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखा जा सकता है डेल्टा इज इक्वल टू 0 0 2 5, कुछ भी लिख लो, 0 × 5 माइनस 0 2 × 0, ऐसा करके 0 आ गया, यह बात हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रॉपर्टी यह भी जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यह सभी का एग्जांपल सेकंड ऑर्डर में दिया जा रहा है, लेकिन थर्ड ऑर्डर में भी सेम ही रहेगा, प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यह बात होगी। अब यहाँ पर यह होता है कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अगला प्रॉपर्टी है कि यदि डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम इफ any two rows or columns of the determinant are identical or proportional, then value of the determinant will be zero। अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी। अब आप देखेंगे यह दोनों यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों को रेशियो कर ले तो इक्वल आ जाएगा के, यानी कि यह इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो के ए बी माइनस के ए बी इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अगर डेल्टा 1 की बात करें तो 2 3 2 3 इसकी वैल्यू जीरो हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट के
किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कोई नंबर कॉमन हो तो उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इफ एनी नंबर बी कॉमन इन each element of any one row or column of the determinant, then that number can be taken outside of the determinant in product। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डेल्टा लिख दिया यहाँ पर के ए के बी सी एंड डी मान लो। अब मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट रो में के कॉमन है, के को बाहर लिख सकते हैं और बाहर लिखने के बाद जो आएगा वह या तो एक्सपेंड करेंगे या ऐसे छोड़ सकते हैं। तो के बाहर किया तो ए बी सी डी ऐसा हो गया। अगर मान लो कि सेकेंड रो में भी कुछ कॉमन होता वो भी बाहर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता था, और अब इसकी वैल्यू हो गई ए डी माइनस बी सी। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है उस नंबर को उस एलिमेंट को बाहर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। दो रो में है तो दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तीन में है तो तीनों में, कॉलम में है तो कॉलम में से कॉमन कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में दो दो टर्म्स है तो उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इफ each element of any one row or column of the determinant consists of two terms then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। अगर कोई एलिमेंट हो, यहाँ पर एग्जांपल ऐसे दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी प्लस एच प्लस या माइनस भी हो सकता है, आई प्लस माइनस जे और के प्लस माइनस एल मैंने ले लिया ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर थर्ड रो में दो दो टर्म्स है प्रत्येक एलिमेंट में, तो इसे क्या करेंगे, ये दो डिटर्मिनेंट के सम के या डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं। तो ए बी सी एज इट इज डी ई एफ बी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं यानी कि जी आई के। देखेंगे आप ए बी सी डी फर्स्ट एंड सेकेंड रो तो फिक्स है, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने यहाँ लिख लिया। तो अब थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, कोई भी लिख सकते, प्रोडक्ट होता है तो नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या, ए बी सी डी ई एफ और फिर बच गया मेरे पास एच जे एंड एल। तो ऐसे दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या
इस तरह से रहे तो इकट्ठा ऐसे किया जा सकता है। यह भी एक प्रॉपर्टी है, कभी कभी यह भी यूज होता है। चलिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। इफ ईच एलिमेंट above the principal diagonal or below the principal diagonal or except the principal diagonal be 0, then value of the determinant will be product of the elements of the principal diagonal. यहाँ पर यह है कि अगर डिटर्मिनेंट की प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, इन तीनों केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है एग्जांपल ऐसे, अगर यहाँ लिखा जाए ऐसे, आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो यहाँ पर दिख रहा है उसके ऊपर के यह तीनों एलिमेंट जीरो है। यहाँ पर भी ऐसे दिखेगा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो है और यहाँ पर यह दिखेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट मेरा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी ट्रिकी प्रॉपर्टी है, बड़े आराम से इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस किए। अब जो प्रॉपर्टी डिस्कस की उस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट, यहाँ पर मैंने डेल्टा इज इक्वल टू डाल दिया ए प्लस, चलो ए बी सी मैं ले लेता हूँ, ए बी सी बी सी ए बी, यह कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड अगर करेंगे तो पूरा एक्सपेंशन में इसका आंसर आएगा और अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो फैक्टर में इसका आंसर आएगा। तो देखिए कैसे आता है। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी देखा जाए तो यहाँ पर लिखा जा सकता है R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3। यह डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक आने का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट के शेप में ही कोई चेंजिंग नहीं आता, वैल्यू तो चेंज नहीं ही होता, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन डिटर्मिनेंट जिस फॉर्म में है वही रह जाता है। तो यह सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। ऐसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है और अगर एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो होती है, वह भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें यह भी कर सकते थे कि C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अभी R1 में R2 और R3 को ऐड करके लिखेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हो गया बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ हो गया सी प्लस ए प्लस बी। बाकी जैसे है वैसे ही लिख देंगे, बी सी ए और यहाँ सी ए बी। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट रो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, सभी जगह ए प्लस बी प्लस सी ही है। तो अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कोई नंबर कॉमन हो तो उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। सो टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और अब मेरे पास हो गया 1 1 1 बी सी ए एंड बी, ऐसा। अब एक और प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का यह भी कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम को, दो रो में रो को या रो में से रो को ऐड सब्ट्रैक्ट करें या कॉलम में कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है यानी कि C1 में भी 1 है, C2 में भी 1 है, तो C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यहाँ 0 आ सकता है। C2 में से C3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यह यहाँ भी एक 0 हो सकता है। तो ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी जो होता है वो हम लोग कितनी बार एक बार कर सकते हैं एट अ टाइम। तो अगर जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उससे एक कम एट अ टाइम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसमें एट अ टाइम 2 ऑपरेशन ऐसा कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। तो यहाँ वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखेंगे C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। अब C1 यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पर B माइनस C हो जाएगा और यहाँ पर C माइनस A होगा। फिर यहाँ पर C2 वाला कॉलम के सेकेंड कॉलम को बात करेंगे तो 1 माइनस 1 फिर यहाँ 0 होगा, यहाँ पर होगा C माइनस A और यहाँ हो गया A माइनस B, और यहाँ 1 A एंड B हो जाएगा। अब मुझे दो एलिमेंट्स तो 0 दिख रहा है, तो यह भी एक कंसेप्ट है कि अगर जिस रो जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो उसके अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 है, और एक्सपेंशन करने के टाइम में क्या होता है कि जो एलिमेंट जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करते या कॉलम के अलोंग उसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट के बाहर प्रोडक्ट में लिखा आता है। अगर 0 प्रोडक्ट में हो मल्टीपल में हो तो 0 कर देगा, इसलिए कैलकुलेशन इजी होगा। सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो मेरे पास हो गया A प्लस बी प्लस सी और यहाँ हो गया 0। अगर डायरेक्ट चले तो 0 माइनस 0 करके करेंगे, अगर समझने के लिए है तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 0 वाले रो कॉलम को ढको, तो यहाँ पर हो गया C माइनस ए माइनस बी एंड बी। फिर माइनस 0 प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, तो फिर माइनस 0 और फिर 0 वाले रो कॉलम को ढकेंगे तो B माइनस C माइनस ए एंड बी, एंड लास्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऐसे रो कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या होगा, B माइनस C माइनस ए C माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर यह लिखने का मेन मकसद था कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यह भी 0, इसीलिए जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो उसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। यह मेरा दोनों 0 हो गया, बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरा रिजल्ट आएगा, वो ऊपर लिखते हैं। A प्लस बी प्लस सी तो है ही मेरे पास, यह 0 माइनस 0 हो गया और प्लस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो B माइनस सी इंटू A माइनस बी और माइनस C इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AC। अब आप देखेंगे तो यहाँ आया A प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर
इसमें से माइनस कॉमन कर ले, ये तो मेरा हो गया रिजल्ट, लेकिन माइनस कॉमन कर लेते एक फार्मूला जैसा सीधा हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ माइनस कॉमन किया तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यह तो डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, अगर माइनस को छोड़ दिया जाए तो इस तरह से हम लोग एक रिजल्ट पढ़ाते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड किए होते तो इसका वैल्यू आता 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, लेकिन हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई किए तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम लोग अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फैक्टर फॉर्म में आएगा और हम लोग आसानी से फैक्टर फॉर्म में रिजल्ट शो कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक यहाँ पर है 0 a b माइनस बी कर देता हूँ माइनस a b 0 c माइनस सी और 0। यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो अगर रो कॉलम को इंटरचेंज करें और डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, माइनस आ जाए सेम आ जाए, वैल्यू में मतलब सेम ही दिखे और माइनस के साथ दिखे, तो वह स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो उसका यूज यहाँ पर किया जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व करते हैं। जो अभी करने वाले प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। अगर मेरे पास ऐसे है तो करना क्या है, पहले तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, रो गोज टू कॉलम ऐसा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में जो है वो लिखेंगे यहाँ पर 0a माइनस बी, यहाँ पर हो गया माइनस a 0 c एंड b माइनस c 0। अब आप देखेंगे कि ऐसे लिख दिया, अगर फर्स्ट रो से -1 कॉमन कर ले, सेकेंड रो से भी -1 कॉमन कर ले और थर्ड रो से भी -1 कॉमन कर ले, तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट रो से -1 मैंने कॉमन किया तो क्या आ गया 0 a और माइनस बी। सेकेंड रो से -1 मैंने कॉमन किया था तो माइनस a 0 एंड c, एंड थर्ड रो से -1 कॉमन किए तो यहाँ हो गया b माइनस c 0। अब यह नेगेटिव हो गया तो माइनस, और यह तो डेल्टा है ही मेरे पास ऊपर, आप देखेंगे कि डेल्टा के इक्वल ही आया हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा मीन्स 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज इतना ही पे इसको ड्रॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रेमर्स रूल, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।